दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रजनीश कुमार पीवीआर एक्वाकल्चर फार्म से। कैसी है मेरी पीवीआर एक्वा फैमिली। दोस्तों आज एक बहुत ही अच्छी वीडियो लेके आया हूं जो कि आपको बहुत ही हेल्पफुल होगी, बहुत ही लाभदायक होगी जब हम अभी मार्च मंथ में, अप्रैल मंथ में सीड स्टॉक कर रहे हैं कि हम अपना जो सीड है जब हमने परचेज करा है या सेल करा है वो कंडीशनिंग होके आया है नहीं आया है। इस वीडियो का टाइटल ही है कंडीशनिंग। तो दोस्तों इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि सीड स्टॉकिंग या सीड का जो आप स्टॉक करते हैं अपने कल्चर के लिए, वो ही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है फिश फार्मिंग में, एक्वाकल्चर में। अगर आपने प्रॉपर सीड स्टॉक किया है, प्रॉपर आप उसे ट्रैवल करा के लेके आए हैं, वो उसकी मोर्टिलिटी, चाहे वो ट्रैवल के कारण, चाहे वो स्ट्रेस के कारण, चाहे वो ऑक्सीजन की कमी के कारण आपने वो रोक पाए हैं, तो आप सीड स्टॉकिंग में परफेक्ट हैं। अगर आपने फर्स्ट स्टेप, बेसिक स्टेप सीड प्रॉपर स्टॉक किया है, तो उसके बाद तो आपको केवल पानी और खाना मैनेज करना है, मछलियाँ ग्रो तो ऑटोमेटिक हो जाएंगी। तो बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। मैं आपको 3-4 बेसिक्स पॉइंट बताने वाला हूं जो कि कंडीशनिंग में बहुत ही हेल्पफुल रहते हैं सीड को ट्रैवल कराने के लिए। क्योंकि मैंने लास्ट 2 वीडियो पब्लिश की थी सीड को लेके कि हमें कैसे सीड का सिलेक्शन करना चाहिए और जो सीड सप्लायर है हम उनसे कैसे बचें, जो चोरी वो करते हैं हम उन्हें कैसे पकड़ पाए। तो वो दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। और ये सीड कंडीशनिंग को लेके है कि हमें जब भी हमारा सीड आया है तो हम ये पूछें सप्लायर से क्या उसने सीड कंडीशनिंग किया है, क्या उसने उसका प्रोसेस फॉलो करा है और वो कैसे ट्रैवल करा गया। अगर आप सीड सप्लायर हैं तो आप अगर अपने कस्टमर्स को मेंटेन या रिटेन रखना चाहते हैं तो आप भी ये 3-4 बेसिक्स पॉइंट फॉलो कीजिए कि जिससे कि आपकी मछली, जो मछली सीड है, वो एंड यूजर तक अच्छी तरह पहुंचे, उसे मोर्टिलिटी ना हो, तो वो आपका परमानेंट कस्टमर ऑटोमेटिक बन जाएगा। तो बने रहिए इस वीडियो के एंड तक और जानिए कंडीशनिंग के बारे में। धन्यवाद दोस्तों। कंडीशनिंग के बारे में मैं आपको 5 बेसिक्स बातें बताने वाला हूं जो हर एक किसान भाई फॉलो करे। जो सीड स्टॉक कर रहा है वो सप्लायर से पूछे, वो सीड सप्लाई कर रहा है तो वो अपने ऊपर इंप्लीमेंट करे, वो कहीं से लेके आ रहा है तो वो प्रोसेस फॉलो करे। कोई ऐसे कोई लोकल फार्मर से परचेस करता है सीड। हम फ्राई और फिंगरलिंग को एक हापा में हम एक नेट बना के अपनी वाटर बॉडी में किसी भी एज पे, किसी भी कॉर्नर पे रखते हैं। हम जो हापा के अंदर फिश फ्राई या फिंगरलिंग रखते हैं उन्हें स्टार्विंग, भूखा करते हैं। उनके जो पेट में जो आपका एक्सक्रीटा है वो बाहर निकल जाए। जैसे आपने बहुत बार ये ऑब्जर्व करा होगा, जो घर में छोटा बेबी या छोटे बच्चे होते हैं वो वॉमिट करते हैं ड्यूरिंग ट्रैवल में। अगर हम कहीं पे, या बहुत सारे घर के बुजुर्ग आदमी भी जब हम पहाड़ पे जाते हैं वो ट्रैवल करने में वॉमिट करते हैं या उन्हें कहते हैं हमें चक्कर आ रहे हैं। तो बहुत बार आपने रियलाइज करा होगा, आप उन्हें ना सुबह सुबह ब्रेकफास्ट नहीं कराते, कहते हैं हम 4 घंटे गाड़ी ड्राइव करके ही ब्रेकफास्ट करेंगे। उसका रीजन सिंपली कंडीशनिंग होता है। तो बिफोर ट्रांसफरिंग, आपको कहीं भी बच्चे भेजने हैं उसको ट्रांसपोर्ट में, तो उससे पहले में उसे भूखा करना है, स्टार्विंग करना है। तो इसको हम कंडीशनिंग एक बहुत ही लेमन लैंग्वेज में कहेंगे कि बच्चे को ट्रैवल कराने से पहले हमने उसे अपनी वाटर बॉडी के किसी भी एज में पानी के अंदर हमने उसको भूखा रखा है। वो सिंपली स्टार्विंग है। उस स्टार्विंग करने से क्या होता है ना, वो कन्फाइंड कंडीशन में आ जाता है हमारा बच्चा। जैसे कि जितना अगर हमारा O2 का कंजप्शन बढ़ गया है, CO2 का आपका प्रोडक्शन बढ़ गया है पानी में, उसने अमोनिया निकाल दिया है या नाइट्रोजन वेस्ट कर दिया है, तो जितनी भी ये प्रतिक्रिया बहुत ही रैंडमली होती है, या मछली आपकी इंजरी हो गई है, आपने मछली नेट में पकड़ी और इंजर्ड हो गई है, फिर आपने उसको कुछ डिसइंफेक्टेंट डाला है, तो ये जो 3-4 एक्टिविटी बहुत ही साइमल्टेनियसली, बहुत ही क्लोज टाइम में हो जाती है कि ऑक्सीजन का कंजप्शन बढ़ जाना, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन होना, नाइट्रोजन निकल जाना, उसकी कोई इंजरी में कोई प्रॉब्लम होती है, कोई हैंडलिंग इफेक्ट हो गया है, तो वो फिश अगर आप ये एक्टिविटी करके वो आप हापे में रखते हैं तो वो न्यूट्रल हो जाती है, वो ट्रैवल होने के लिए स्ट्रेंथन हो गई है। ये बोलते हैं बच्चा बहुत टाइट है, ये बड़ा कॉमन वर्ड आपने सुना होगा। उसका मेन रीजन ये कि आपने नेटिंग करी, उसको हापे में रख दिया है और वहां पे आपने कोई भी डिसइंफेक्टेंट, मेजलियम सीफेक्स या केमिनोफोर यूज करते हैं वो डाल दिया है। हमें ये भी पता चल जाता है कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, कोई तरह की बीमारी तो नहीं है। तो कंडीशनिंग से सिंपली लेमन लैंग्वेज में जो भी उसके स्टॉक में था वो आपने आउट करा दिया। दिस इज द प्रोसेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है जो हमें बिफोर ट्रैवलिंग 100% करानी है, अपनी मोर्टिलिटी इंश्योर कर ली कि मोर्टिलिटी ना हो।
अदरवाइज आपने सडनली मैं आपको एक उदाहरण से समझाना चाहूंगा। जब आप लोकल फार्मर से या लोकल गांव के पोंड से कभी भी कार्प्स का बच्चा खरीदेंगे तो ये प्रॉब्लम आपको सबसे ज्यादा आएगी। आपने क्या करा कि आपने आज किसी से डील कर ली कि आपको 100 रुपीज 120 रुपीज पर केजी आप IMC के सीड्स परचेज कर रहे हैं। आप कभी भी उसमें पहले दिन नेटिंग करा के एक दिन बच्चे को रेस्ट नहीं कराते, उसके कारण आपके फार्म पे आके उनकी मोर्टिलिटी ऑब्जर्व होती है। जब कभी भी आप सीड को ट्रेवल कराएं अपनी लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे, आप किसी लोकल फार्मर से या लोकल गांव के विलेज के पोंड से आप सीड परचेज कर रहे हैं, तो आप ये 4 डेज एक्टिविटी हमेशा ध्यान रखें। मैंने पिछली एक वीडियो में अपनी जिक्र भी किया है। पहले दिन आप फीड स्टॉप कर दें। जब फीड पेट में नहीं जाएगा तो जो एग्जिस्टिंग एक्सक्रीटा है वो बाहर आ जाएगा। सेकंड डे आप नेटिंग कराएं। सेकंड डे नेटिंग कराएंगे तो मछलियों को आप देख पाएंगे, अगर उसमें कोई बीमारी है तो आपको ऑब्जर्व हो जाएगी कि वो भी ट्रैवल की स्थिति में है नहीं है। आपने पहले दिन फूड स्टॉप करा तो जो पेट के अंदर था वो सब बाहर एक्सक्रीटा निकल गया। दूसरे दिन आपने नेटिंग करी तो मछली को फील हो गया कि अब वो पकड़े जाने वाली है या उसको ट्रैवल करने वाली है, तो जो बचा कुचा रिमेनिंग था वो भी एक्सक्रीटा हो गया। और पैरेलली आपने देख लिया उसकी बॉडी पे कोई आर्गुलस तो नहीं है, कोई लाइस तो नहीं है, कोई वाउंड तो नहीं हो रहा है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। तीसरे दिन उसको रेस्ट करने दें, रिलैक्स रहने दें। चौथे दिन दोबारा से नेटिंग करें और ट्रैवल करा लें। ट्रैवल कराने में मैंने जो लाइव फिश ट्रैवल की मेरी वीडियो थी आप उसे भी देखें, उसे मैंने पूरा डिस्क्राइब किया है कि हमें कैसे जिंदा मछली को ट्रैवल कराना, चाहे सीड हो चाहे बड़ी मछली हो। तो ये 4 डेज एक्टिविटी आप हमेशा फॉलो करें। आप खुद ऑब्जर्व करेंगे आपकी मोर्टिलिटी में ड्रास्टिकली पूरा डिग्रेडेशन आ गया है, बहुत कम हो गई है। क्योंकि हमारे किसान भाई बेसिक्स गलतियां कर रहे हैं। अगर वो बेसिक्स गलतियों को सुधार लेंगे तो आपका जो प्रॉफिट है वो आपको मोर्टिलिटी 0 करने पे ही बढ़ेगा। आपकी जो एक्वाकल्चर में जो प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन आपने अगर मोर्टिलिटी मिनिमाइज या मोर्टिलिटी खत्म कर ली तो वो भी आपका वैल्यू एडिशन है किसी प्रोजेक्ट पे। तो दोस्तों कंडीशनिंग पे बहुत ही फोकस रखें। मछली को जब भी आप ट्रैवल कराएं अपने सप्लायर से पूछें उसने कितने घंटे कितने दिन कंडीशनिंग कराई है, कितना टाइम ट्रैवलिंग टाइम लगेगा, उसी के हिसाब से आप अपनी सब चीज प्लान करें। जब आपके यहाँ पे सीड आ जाए तो आप उसे एक दिन उसे रेस्ट करने दें। नेक्स्ट डे से ग्रेजुअली धीरे धीरे फीडिंग कराएं। ऐसा ना हो कि ओवर फीडिंग में ही मोर्टिलिटी हो जाए। तो दोस्तों बने रहिए अपने PVR एक्वा यूट्यूब चैनल पर। ये किसी किसान भाई ने मेरे को रिक्वेस्ट किया था कि हम सीड कैसे ट्रैवल करें, तो आप भी मेरे को नई नई रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। मैं टाइम बाउंड के लिए हमेशा माफी मांगूंगा, लेकिन मैं सारे पॉइंट्स, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे, सारे पॉइंट्स मैं लेटर सूनर सारे आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। धन्यवाद।